इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सेवरल टाइम है ना, ये जो चीज है वो रिपीट हुई है। अब आपको ध्यान रखना है, वैली ऑफ 10,000 स्मोक जो है यूएसए के अलास्का के अंदर है। अब याद रखना, अलास्का में भी एक नेशनल पार्क है, जो आपको अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि अलास्का के भी कौन से नेशनल पार्क में स्थित है। तो याद येलोस्टोन। रखना ना, कटमाई नेशनल पार्क। आप येलोस्टोन जो है वो गर्म पानी का झरना है, गाइजर है वो। ठीक है, वैली ऑफ 10,000 स्मोक अलग चीज है, येलोस्टोन नेशनल पार्क अलग चीज है। तो ध्यान, कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, मैं क्लियर कर दूंगी। आपने बोला वो बड़ी बात है। तो याद रखना, कटमाई नेशनल पार्क अलास्का के अंदर ही वैली ऑफ 10,000 स्मोक है। अब इसको वैली ऑफ 10,000 स्मोक क्यों कहते हैं, वो गौर से सुनना। यहाँ पे एक है ना वोल्केनो हुआ करता था, ज्वालामुखी हुआ करता था, उसका नाम था नोवा रूटा। ठीक है, सबको नोवा नाम याद हो जाएगा, पीछे याद करना है रूटा। तो नोवा रूटा करके यहाँ पे एक ज्वालामुखी था, वो एक्सप्लोड हुआ था, मतलब उसमें विस्फोट हुआ था। विस्फोट होने के कारण ये पूरा इलाका जो है वो राख से भर गया। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, वैली ऑफ 10,000 स्मोक बोलते हैं। तो यही सारी चीजें एक्सपेल होके पूछी जा सकती है, बढ़ा के पूछी जा सकती है। पहला पूछा जा सकता है कि अलास्का के कौन से नेशनल पार्क में है। तो अलास्का के कौन से नेशनल पार्क में, या तो राइट डाउन करके आंसर दो या बोल के आंसर दो, देना तो पड़ेगा। कटमई। कटमई। हाँ, कटमाई। और कौन से ज्वालामुखी के इरप्शन के कारण ये पूरा का पूरा राख से भर गया था। नोवा रूट। नोवारूटा। हाँ, नोवारुट्टा। फिर देखो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो डिलीट हुआ है लेकिन फिर भी है ना, इसका सियरा नेवादा बहुत इंपॉर्टेंट है, पेनाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और अपलेशियन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराऊंगी। अब देखो, बेसिकली जो न्यू फोल्ड माउंटेन्स, अब फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं पता है सबको, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, बहुत इजी है। जब जब भी है ना पृथ्वी के अंदर की तरफ, पृथ्वी के अंदर बहुत सारी प्लेटें हैं। ठीक, पृथ्वी के अंदर सॉरी बहुत सारी लेयर्स हैं। जब पृथ्वी की लेयर्स होती है, एक लेयर होती है पृथ्वी की जिसके अंदर मैग्मा फॉर्मेशन होता है, उस मैग्मा से कंप्रेसिव फोर्स बनता है। और जब भी पृथ्वी के अंदर की तरफ कंप्रेसिव फोर्स बनता है या दबाव बल बनता है, तो उस दबाव बल के कारण पृथ्वी पर क्या होता है, जो पर्वत बनते हैं उनको बोलते हैं नवीन मोड़दान पर्वत। ठीक है, फोल्ड माउंटेन। ये फोल्ड माउंटेन तभी बनेंगे जब पृथ्वी के महाद्वीपों की दो प्लेटें, या पृथ्वी का एक महासागर या उसकी एक महाद्वीप की प्लेट आपस में टकराएगी, तो वहां पे हमेशा क्या बनेंगे, फोल्ड माउंटेन बनेंगे। ऐसे फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल है रॉकी और हिमालयस। आगे मैं और क्वेश्चन आएंगे तब अच्छे से समझा दूंगी, एक बार दिमाग में बिठा रही हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन डिलीट क्यों हुआ, क्योंकि इसमें से एक भी है ना रॉक फोल्ड माउंटेन नहीं है, सारे के सारे ब्लॉक माउंटेन है। आप लोगों ने कभी अपने घर पर है ना अ, जो प्लंग होता है ना, बेड, उसको धक्का दिया है आप लोगों ने कभी? आपको इतना अच्छे से समझ में आएगा कि कॉम्प्रेसिव फोर्स से कैसे फोल्ड माउंटेन बन जाते हैं, और कैसे है ना टेंशन फोर्स की वजह से ब्लॉक माउंटेन बनते हैं। दिए हैं क्या कभी किसी ने धक्का अपने घर पे किसी यस मैम। चीज को खिसकाने के लिए, यस मैम। पलंग को? यस जब मैम। आप बेंड डाउन होके, जब आप थोड़ा झुक कर और पलंग के किसी भी हिस्से के बीच में फोर्स लगाते हो, और उतना, उससे बहुत जल्दी पलंग क्या कर जाता है, आगे चला जाता है ना। कम फोर्स में पलंग क्या चला जाता है, आगे की तरफ। उसे बोलते हैं कंप्रेसिव फोर्स, दबाव डालने वाला फोर्स। जैसे अगर थोड़ी मात्रा में दबाव है ना, अच्छा होता है। जैसे अभी आप पर थोड़ा प्रेशर है कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, तो ये प्रेशर आपको प्रीलिम्स निकाल देगा। ठीक। एक होता है जब आप पलंग खिसकाते हो, आप झुकते नहीं हो, झुकते नहीं हो, सिंपल 90 डिग्री के एंगल पर या 90 डिग्री से ज्यादा के एंगल पर आप पुश करने की कोशिश करते हो, पलंग अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। इसको बोलते हैं टेंशन फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, टेंशन फोर्स। तो हमेशा ध्यान रखना, जहां पर भी कंप्रेसिव या दबाव का बल लगेगा वहां पे हमेशा फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे, और स्टेटमेंट के क्वेश्चन करने में भी बहुत आसानी होगी। और जहां पे भी तनाव बल लगेगा या टेंशन फोर्स लगेगा, वहां पे हमेशा आपका ब्लॉक माउंटेन बनेगा। अब सियारा नेवादा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। अब गौर से सुनना, दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन जो कि टेंशन फोर्स से बना है, वो है सियारा नेवादा। यूएसए में स्थित है, कैलिफोर्निया यूएसए में। ठीक, कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर ये क्या है, स्थित है। माउंट विटनी का नाम सुना है आपने? माउंट विटनी जो यूएसए की सबसे हाईएस्ट पीक है, वो इसी सियारा नेवादा में स्थित है। तो अब मुझे बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन कौन सा है? सियरा नेवादा। सियरा नेवादा। कहाँ स्थित है सियारा नेवादा? कैलिफोर्निया।
कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया के अंदर पूरा का पूरा कंट्री कौन सा है? यूएसए। यूएसए है। और माउंट विटने जो यूएसए का सबसे बड़ा, जैसे अपना सबसे बड़ा कंचनजंगा है ना, हाईएस्ट पीक, वैसे यूएसए का हाईएस्ट पीक माउंट विटनी कौन से पर्वत पर स्थित है? सियरा सियरा नेवादा। नेवाडा। हाँ, सियरा नेवादा, याद रखना। देन आपको पिनाइन के बारे में कुछ याद नहीं करना, पिनाइन को आपको ये याद रखना है, और इन सबको अपने आप से नक्शे पे जरूर देखना, कल मैं पूछ लूंगी कि कौन से हिस्से में है। ठीक है, फिर देखो पिनाइन जो है, पिनाइन आपके उत्तरी इंग्लैंड, नॉर्थ इंग्लैंड में है, और इसे बैकबोन ऑफ इंग्लैंड बोलते हैं। ठीक। फिर अपलेशियन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया की अपलेशियन कौन है? एक दिन क्वेश्चन में सॉल्व कराया था मैंने। अरावली। हाँ, अरावली। एज क्या है अरावली की? 650 million। 50 million। हाँ, 650 मिलियन। अरावली का राजस्थान में लंबाई 692 किलोमीटर है। एवरेज हाइट 930 मीटर्स। वो तो एवरेज हाइट हुई, मैंने बोला अरावली का टोटल 550 है। हाँ, 692 नहीं है, 550 है। अब देखो ये जो अपलेशियन माउंटेन्स है ना, ये यूएसए के और कनाडा के बीच में है। अब हमेशा हमारे दिमाग में रहता है कि अपलेशियन जो है ना वो यूएसए में ही होगी। अपलेशियन यूएसए और कनाडा दोनों की ओर है, कनाडा में भी है और यूएसए में भी है। पहला तो यही क्वेश्चन पीटी में पूछा जा सकता है। ठीक है, 2400 किलोमीटर लंबी है ये, और ये न्यू फाउंडलैंड एक द्वीप है, न्यू फाउंडलैंड। वहां से लेके अल्बामा स्टेट है ना यूएसए का, वहां तक है ये पूरी की पूरी। और सबसे ऊंची चोटी है इसकी माउंट मिशेल, ये भी आपको याद रखनी है। ओबामा जो राष्ट्रपति थे ना अमेरिका के, उनकी पत्नी का नाम क्या था? मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा था ना। तो देखो मिशेल सबसे ऊंची पॉइंट है, और लास्ट न्यू फाउंडलैंड से शुरू होगी और खत्म कहाँ होगी? इस अल्बामा को ओबामा याद रखो। जैसे ही ओबामा याद आएगा ना, माउंट मिशेल क्या हो जाएगा? इसका नाम भी तो चेंज हो गया ना मैडम फिर? नहीं, वो इसका नहीं चेंज हुआ है, वो उधर ऊपर है ना, अलास्का के अंदर एक चोटी है, उसका चेंज हुआ है। मैं बताऊंगी आपको बाद में। ठीक है, तो यहाँ तक। अब देखो सियारा ब्रांका, सियारा ब्रांका है ना ब्राजील में है। कहाँ पे? ब्राजील में। बस इतना ही पता होना काफी है इसके बारे में। अब देखो इससे अगला क्वेश्चन इजी है, मैं 1000 बार करा चुकी हूँ, बस पढ़ के छोड़ रही हूँ। हिमालय का जो पूछा है उत्तर से दक्षिण, तो ये सर ने आपको पहले भी बताई थी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक। अब मुझे ये बताओ शिवालिक जो है, शिवालिक जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? लोकेशन बताओ शिवालिक की, याद कराइए मैंने आपको। मैम पंजाब पोटवार बेसिन से कोसी रिवर। हाँ सही है। और जो फुटहिल्स ऑफ शिवालिक है वो? तिस्ता से भाबर प्लेन्स तक। सिंधु नहीं, से तिस्ता सिंधु तक। से तीस्ता, उसको भाबर प्लेन्स भी बोलते हैं। जम्मू में शिवालिक को क्या बोलते हैं? जम्मू हिल्स। जम्मू हिल्स। पहाड़ी। हाँ, शिवालिक को अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? डाफला। डाफला मेरी अबोर डाफला, मिश्मी। अबोर, मिरी, मिश्मी। अबोर, मिरी, डाफला मिश्मी। मेरी अबोर मिश्मी। हाँ, डाफला मिरी बोलते हैं। ठीक है, फिर अगला आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्विस्ट के साथ आ सकता है, इसमें तो इजी दिया है, लेकिन जो चीजें ट्विस्ट से पूछी जा सकती है ना वो अभी बता रही हूँ मैं। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बहुत रैपिडली ग्रोथ अच्छी हो रही है, इसलिए ध्यान रखना। ऑपरेशन फ्लड, अब ये तो मुझे यहाँ पे किसी को नहीं बताने का जरूरत है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है। मिल्क प्रोडक्शन को रेज करने के लिए, मिल्क प्रोडक्शन में हाइप पाने के लिए, है ना, अभी अपन जेनजी लोग इस्तेमाल करते हैं ना हाइप शब्द का, तो आप इसको अपनी भाषा में याद रखो कि मिल्क प्रोडक्शन में आपको हाइट चाहिए, आपको दुग्ध उत्पादन में वृद्धि चाहिए, तो आपको कौन सा ऑपरेशन चलाना पड़ेगा? ऑपरेशन फ्लड। अब ऑपरेशन फ्लड की परफेक्ट डेट इस बार याद रखना, 13 जनवरी 1970, 13 जनवरी 1970। बहुत आसान है, 13 जनवरी को हम मकर संक्रांति बनाते थे पहले, अब 14 जनवरी को बना रहे हैं। तो 13 जनवरी 1970 से कौन सा ऑपरेशन शुरू हुआ है, बोलो? ऑपरेशन फ्लड। हाँ, अब ऑपरेशन फ्लड जो है वो सबको पता है, वर्गीस कुरियन ने शुरू किया। एग्जामिनर भी बेवकूफ नहीं है कि वो अब अपन को पूछे वर्गीस कुरियन ने शुरू किया है या नहीं किया है। और थोड़ा मेरा हिंदी का प्रोनाउंसिएशन का इशू है, मेरे से ये जो ऊपर रर्रा लगता है ना, ये बोला नहीं जाता मुझसे। जैसे मैं अभी इलेक्शन है, उसको मैं निर्वाचन भी बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरा ये थोड़ा दिक्कत है हिंदी इंग्लिश मीडियम का। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ मैं हिंदी के शब्द सही बोलूं। अब देखो ये तो मैं नहीं बताने वाली कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ना एग्जामिनर पूछने वाला है। आपको ये ध्यान रखना है कि ऑपरेशन फ्लड जो इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किया, बेसिकली ये कौन से विकास बोर्ड ने, विकास बोर्ड की परियोजना थी। तो याद रखना, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, एनडीडीबी।
नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, उसने ये शुरू किया था और ये 3 फेज में चला है। कितने फेज में चला है? 3 फेज में। 1970 से 1980 पहले 10 साल फर्स्ट फेज रहा, दूसरा साल रहा 85 से 80, 81 से 85, तीसरा साल रहा 85 से 1996 थर्ड फेज। अब याद ये भी रखना है कि फर्स्ट फेज के अंदर सिर्फ महानगरों के अंदर मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाया गया और इसमें वर्ल्ड फूड और यूरोपियन यूनियन ने हमारी मदद की थी। हमें इस फर्स्ट स्टेज के अंदर जो पैसा दिया था ना, वो पैसा दिया था वर्ल्ड फूड ने और यूरोपियन यूनियन ने, और ये सिर्फ महानगरों के अंदर सप्लाई को बढ़ाने के लिए था। ठीक 1981-85 के अंदर कोऑपरेटिव्स बनती हैं। 1985 1980 1996 के बीच में महिलाएं जो हैं वो डेयरी सेक्टर को बहुत बड़ा बूस्ट दे देती हैं। तो अब मैं जो जो क्वेश्चन स्टेटमेंट का पूछूं उसका करेक्ट करेक्ट आंसर दे देना, ठीक है? चाहे रिटन फॉर्म में दो चाहे बोल के दो, पर बोलना जरूरी है। पहला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड का डेट बोलो, उससे कब तक है? 13 जनवरी 1970। हाँ, कितने ये सिर्फ फर्स्ट फेज में चला था, कोई 3 फेज नहीं थे इसके? मैम 3 फेज थे इसके। 3 फेज कौन कौन से हैं? फर्स्ट फेज का बोलो। 1970 to 80, सेकंड फेज बोलो। 81 to 85, 81 से 85, थर्ड फेज बोलो। 1985 से 96, 1996। कौन से डेवलपमेंट बोर्ड का प्रोजेक्ट है ये? नेशनल वर्ल्ड NDDB फूड और यूरोपियन। हाँ, अब देखो ऑपरेशन फ्लड अगर है ना इकोनॉमिक्स के अंदर मेंस में फैक्ट के रूप में 2 नंबर में भी पूछा जाए ना तो आपको अच्छे से आता है। फर्स्ट स्टेज के अंदर हमारी मदद किसने की थी पैसों के मामले में? वर्ल्ड वर्ल्ड फूड एंड यूरोपियन यूरोपियन यूनियन, ठीक है। सेकंड फेज में क्या कोऑपरेटिव्स बननी शुरू हो गई थी? यस मैम यस मैम। और महिला कोऑपरेटिव्स दुग्ध की कब बननी शुरू हुई थी, कौन से फेज में? थर्ड फेज। चलो 26 नवंबर कौन सा डे है? दुग्ध देश मिल्क डे। हाँ, मिल्क डे है, ठीक है। वो गाना सुना है क्या तुम लोगों ने? अरे वो जिसमें वो अमूल का गाना आता है, नहीं इसी का है बेसिकली, ऑपरेशन फ्लड का ही है, अमूल का ही है। राधा सॉन्ग है, मारे घर आंगन ऐसे कुछ आता है, मेरे को तो सिर्फ यही 2 लाइनें याद है, मारे घर आंगन। ये इसी थर्ड फेज में आया था। 1985 1996 वाला जो थर्ड फेज था ना, उसमें उन्होंने स्पेशली फोकस किया था कि जो महिलाएं हैं ना उन पे फोकस करते हैं, क्योंकि देखो जो जाट महिलाएं हैं, जो गुर्जर महिलाएं ना, वो बड़ी डिसेंट होती हैं। वो अपना पूरा का पूरा घर चलाती हैं डेयरी से, अपना सब कुछ देखती है डेयरी से। तो ये जो थर्ड फेज था ना, इसमें स्पेशली महिला कॉर्पोरेटिव्स थी, उन्होंने एक्सपेल किया था, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, और इसीलिए अमूल ने ये गाना बनाया था, द राधा सॉन्ग करके है, सुनना, हमारे घर आंगन करके। मेरे को तो ये 2 ही वर्ड्स याद है बस, इससे आगे मेरे को आता नहीं। अगला देखो, अगला भी बहुत मैम इंपॉर्टेंट है। हाँ मैम इस बार जो प्रोग्रामर का पेपर हुआ था ना, मैंने दिया था अभी प्रोग्रामर का हाँ हाँ। आरपीएससी का, उसमें ये पूछा था मैम, ये दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, मतलब इस बार क्वेश्चन आया था यहाँ से। हाँ 26 नवंबर को बनाते हैं। हाँ मैम, वो मतलब मैं बता रहा था, मतलब यहाँ से आया था क्वेश्चन टॉपिक से। ओके हाँ, मैम, इससे ओके मैम। आने की संभावना है ऑपरेशन फ्लड से। इस बार पूछा जा सकता है एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, 13 जनवरी 1970, और ये 3 फेज और फर्स्ट फेज में फंडिंग किसने की है? इन 4 में से कोई एक चीज जरूर आएगी इस बार, और मेंस के लिए भी बराबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, फर्स्ट फेज में जो फंडिंग की थी यूरोपियन यूनियन, और सेकंड क्या था? वर्ल्ड फूड, विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। हाँ, अभी अगला देखो 161 अगेन इंपॉर्टेंट है। 161 कहता है इंडिया के अंदर कोयले का सर्वाधिक, कोल का सबसे ज्यादा डिपोजिशन दामोदर रिवर में है। दामोदर रिवर वैली जो है आपका, दामोदर नदी घाटी जो है ना, उसके अंदर इंडिया का सबसे ज्यादा कोयला है। अब ये आउटडेटेड क्वेश्चन है, लेकिन आपको डीप में वो चीज समझनी है जिसपे अब क्वेश्चन बन सकता है प्रेजेंट में। तो देखो दामोदर जो रिवर वैली है वो 2 स्टेट के बीच में है इंडिया के, एक है झारखंड और एक है वेस्ट बंगाल। पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि दामोदर रिवर बेसिन जो है वो आपका झारखंड और वेस्ट बंगाल के बीच में है या नहीं है। अब आपको सबको पता है छोटा नागपुर का पठार पड़े हो ना सब? यस मैम यस मैम। छोटा नागपुर का प्लेट्यू है ना, छोटा नागपुर के प्लेट्यू के आसपास ही ये दामोदर रिवर वैली है, ठीक है। झारखंड और वेस्ट बंगाल के बीच में है, लेकिन वेस्ट बंगाल के सिर्फ 2 ही जिले काउंट होते हैं इसके अंदर, वर्धमान और हुगली। अब यहाँ पे भारत का सबसे ज्यादा कोयले का डिपॉजिट है, और ये कोयले का डिपॉजिट यहाँ पे इतना ज्यादा रिच होने का कारण दूसरा ये है कि कोयले के साथ साथ यहाँ पे दामोदर रिवर है।
तो आप कोयले से एनर्जी बनाने के लिए आपको हमेशा पास में पानी का सोर्स चाहिए, तो ये सबसे डेडली कॉम्बिनेशन है कि आपके पास रिवर भी है और आपके पास कोयला भी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो वो कहते हैं ना लोहा, जिसको आयरन बोलते हैं, वो भी यहीं आसपास ही निकलता है छोटा नागपुर में। इसीलिए इसको इंडिया का रूर रीजन भी बोलते हैं, रूर रीजन ऑफ इंडिया। देखो कुछ चीज अपन कहते हैं ना ब्यूटी विद ब्रेन, बहुत डेडली कॉम्बिनेशन होता है, सुना है ना आप लोगों ने। जैसे आलिया भट्ट है, खूबसूरत तो बहुत है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन दिमाग क्या है उसका, डब्बा। उसको ये नहीं पता इंडिया का पीएम क्या होता है। बहुत बार उसने ये परिचय दिया है कि आई एम ब्यूटीफुल बट आई एम नॉट ब्रेनली ब्यूटीफुल। तो ब्यूटी और ब्रेन का कॉम्बिनेशन जैसे बहुत डेडली होता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये कॉम्बिनेशन बहुत डेडली होता है कि आपके पास आयरन ओर भी है, आपके पास कोल डिपॉजिट भी है और आपके पास रिवर भी है। ये कॉम्बिनेशन इतना डेडली होता है कि उस स्टेट की जो इनकम है ना वो एकदम क्या आ जाती है, सरप्लस आ जाती है, और बहुत ज्यादा औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। ऐसी सेम डेडली कॉम्बिनेशन जर्मनी के रूर प्रदेश में है, और ऐसा ही सेम कॉम्बिनेशन कहाँ है आपका, भारत के अंदर है, तो इसको इंडिया का रूर रीजन बोलता है। और दूसरा यहाँ पे जो देश के एक होता है कोकिंग कोल, कोकिंग कोल के बारे में सुना है, ये क्वेश्चन आ सकता है अब मॉडिफाइड होके कि भारत का प्रमुख कोकिंग कोल कौन सी रिवर वैली में मिलता है। तो कौन सी रिवर वैली में मिलता है, दामोदर रिवर वैली के अंदर। अब वो कौन कौन से जगह हैं, झारखंड के स्पेशली जो दामोदर रिवर वैली में है और कोयले के सबसे बड़े भंडार है। तो झरिया का नाम सुना है, झरिया, बोकारो, रानीगंज, रामगढ़, करणपुरा। और वेस्ट यस बंगाल की मैम। तरफ से है वर्धमान और हुगली। और यहीं पे सेल ने, जो सेल है ना सेल, मैम वॉइस कट रही है बार बार, अभी तो क्लियर आ रही है। क्लियर है मैम, क्लियर। हाँ, तो फिर आपके कनेक्शन में दिक्कत है, लेनोवो। वाह यार क्या बात है, मतलब कंप्यूटर का जो एक ब्रांड है लेनोवो, उसके नाम पे नाम है, सही है। बोकारो, बर्नपुर और दुर्गापुर। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, उसका आंसर देना बस सिंपल। दामोदर रिवर वैली जो है इंडिया के कौन से दो स्टेट के अंदर है, झारखंड वेस्ट और बंगाल एंड झारखंड। झारखंड। हाँ। इंडिया का मेन जो आपका कोकिंग कोल है वो कौन सी रिवर वैली में मिलता है, दामोदर रिवर वैली। दामोदर रू रिवर। रीजन ऑफ इंडिया, रू रीजन ऑफ इंडिया। मैम दामोदर छोटा वैली। नागपुर छोटा का नागपुर को भी बोलते हैं, छोटा नागपुर ना हो तो दामोदर रिवर वैली, ठीक है, क्योंकि यस वही मैम। है दामोदर रिवर। फिर झरिया, रानीगंज, बोकारो, ये तो नहीं पूछे जाएंगे, पूछे जाएंगे रामगढ़, कर्णपुरा, हुगली और वर्धमान। ये क्षेत्र भारत में किसके लिए फेमस है, कोल। मैम कोयले के लिए, कोल के लिए। ठीक है। आगे चलते हैं, 162 नंबर क्वेश्चन देखो, भले ये डिलीट हुआ हुआ है लेकिन मैं फिर भी आपको कराऊंगी, क्योंकि इससे दो चीजें सही होती हैं। अब देखो कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, देखो जहां पर भी आपको शब्द कॉन्टिनेंट दिख जाए ना या महाद्वीप दिख जाए ना, उससे एक चीज समझ जाना कि क्षेत्रफल हमेशा बड़ा होगा, एरिया हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, पहली चीज समझ गए, एकदम बेसिक समझा रही हूँ, और इतनी बेसिक अगर आप मेंस में भी लिख के आता ना तो भी एग्जामिनर खुश होकर नंबर देगा। तो बहुत सिंपल है, महाद्वीप जहां भी शब्द इस्तेमाल होगा उसका मतलब एरिया हमेशा क्या होगा, बड़ा। बड़ा। एरिया बड़ा होगा। पीछे लिखा हुआ है पठार, अब आपको पता है पठार किसे कहते हैं, जमीन से ऊपर उठे हुए टेबल नुमा भाग को आप हमेशा क्या कहोगे, पठार। पठार। लेकिन वो पठार इतना बड़ा है कि उसने पूरे महाद्वीप को क्या कर लिया है, घेर लिया है, तो ऐसे पठारों को क्या कहेंगे, महाद्वीप। महाद्वीपीय पठार। तो जब भी महाद्वीपीय पठार की डेफिनेशन पूछे इधर प्री और मेंस, तो आपको यही लिखना है कि पठार जो इतना बड़ा हो जाए कि वो पूरे महाद्वीप को क्या कर जाए, कवर कर जाए, उससे हमेशा क्या कहते हैं, महाद्वीपीय पठार। अब महाद्वीपीय पठार हमेशा ज्यादातर किससे बनेगा, लावा से बनेगा। तो एक बड़ी जगह जहाँ पे लावा की परतें जमा हो जाएं और वो टेबल नुमा ऊंचाई ले ले, उसे हमेशा हम कहेंगे महाद्वीपीय पठार। तो जब आपको सुंदर शब्दों में लिखना होगा तब आप ऐसे लिखोगे कि लावा निर्मित पठार जो एक बड़ी जगह को घेरे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, महाद्वीपीय पठार कहते हैं। क्या भारत में ऐसा पठार है, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू है भारत के अंदर, कौन सा, दक्कन का पठार, वेरी गुड। दक्कन का दक्कन जो प्लेटू पठार है मैम। ना, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार तो अब नहीं पूछेंगे, अब आपको याद रखना है यूएसए का स्नेक पठार, कौन सा, स्नेक प्लेट्यू ऑफ यूएसए, ब्राजील का पठार, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी अरब रीजन में एकदम आग लग रखी है, तो जो अरब का पठार है ना वो भी महाद्वीपीय पठार का एग्जाम्पल है। स्पेन और ग्रीनलैंड का पठार, अंटार्कटिका का पठार, ये सारे के सारे कैसे प्लेटू हैं, महाद्वीपीय पठार हैं, जिसमें लावा ने क्या करा है, बड़ी जगह को क्या कर रखा है, घेर रखा है। बेसिकली आप क्या करो, चीनी होती है ना, चीनी, उसको बहुत हाई फ्लेम पर मेल्ट करो, कैरेमल बनेगा। वो कैरेमल का कलर
और लावा का कलर बिल्कुल एक जैसा दिखता है। अगर आप उस कैरेमल को छोटी जगह फैलाओगे तो छोटा पठार बनेगा, है ना, जिसे अपन लावा का पठार बोल देंगे, सिंपल। लेकिन अगर आप उस कैरेमल को बड़ी थाली में फैलाओ तो बताओ क्या बनेगा? महाद्वीपीय पठार। बस, इजी, सिंपल। हाँ, अब बताओ महाद्वीपीय पठार का एग्जाम्पल क्या क्या है? दक्कन यूएसए पठार। का स्नैक पठार, अंटार्कटिका हाँ। पठार, अरब का पठार, स्पेन और ग्रीनलैंड का पठार। और ब्राजील का पठार। भी, ब्राजील का भी। और ये मेंस के सिलेबस में भी लगते हैं, 2 नंबर में भी पूछे, 5 नंबर में भी पूछे तो हो जाता है। फिर देखो अगला, मैट्रन हॉर्न। देखा मैट्रन हॉर्न? यस मैम। मैट्रन हॉर्न जो है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है, और अगेन इंपॉर्टेंट है। अब अंदर तक जाना है। मैट्रन हॉर्न जो है ना, स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में आल्पस रेंज है। दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है स्विट्जरलैंड, इसी आल्पस की वजह से, है ना। आप लोगों ने सुना होगा कुछ कुछ जगह जो है वो बहुत खूबसूरत है, उसमें से है आल्पस है। ग्रीस देखो, इटली ग्रीस, यूरोप का जो हिस्सा है ना वो लगभग सारा ही बहुत खूबसूरत है। ग्रीस भी सुंदर है, इटली भी सुंदर है, फ्रांस भी सुंदर है, और स्विट्जरलैंड भी सुंदर है। इनकी सुंदरता का क्या कारण है? अभी किसी लड़की से पूछता ना कि भाई यार तुम इतनी ब्यूटीफुल क्यों, अगर आप अभी मलाइका शेरावत को या फिर जानवी कपूर को पूछो कि आप इतनी सुंदर क्यों है, वो 17 चीजें बता देगी कि मैं ये एक्सरसाइज करती हूँ, ये सप्लीमेंट लेती हूँ, ये सर्जरी कराई हूँ। तो बेसिकली स्विट्जरलैंड की जो सुंदरता है वो दी किसने है? आल्पस पर्वत ने दी है। और उसमें भी एक पर्वत जो स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में बाउंड्री है, और स्विट्जरलैंड और इटली का मेन जल ग्रहण एरिया है, वो है मैटरनहॉर्न। और मैटरनहॉर्न पीक पर बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं, उसको विजिट करते हैं, और बहुत खूबसूरत है देखने के अंदर, इसीलिए पेपर में पूछा है। तो अगली बार अगर आपको ऐसे पूछ ले कि मैटरनहॉर्न जो स्विट्जरलैंड में स्थित है बेसिकली कौन से पर्वत का चोटी है, तो कौन सा पर्वत का चोटी है? आल्प्स। आल्पस। आल्प्स, आल्प्स का है। किस किस के बीच में सीमा बनाता है? इटली और स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। इटली और इटली और स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का मुख्य जल ग्रहण क्षेत्र कौन सा पर्वत है? मैटरन हॉर्न। मैटरनहॉर्न। हाँ। फिर देखो अगला, 164 नंबर अपन ऐसे ही छोड़ेंगे क्योंकि अब तो सब कुछ नया नया हो चुका है। क्या लिखा हुआ है? अपने क्षेत्रफल के अनुपात में सर्वाधिक वन क्षेत्र जाए। अब आप भी देख के बता सकते हो, बच्चे नहीं हो, दिए गए 4 चीजों में से कहाँ होगा सबसे ज्यादा? अंडमान अंडमान। निकोबार। बस, सिंपल, आगे बढ़ो। 165 नंबर क्वेश्चन देखो। 165 क्वेश्चन अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। राजस्थान का लोएस्ट समर टेम्परेचर कहाँ मिलेगा आपको? कौन से एरिया में मिलेगा? साउथ वेस्ट राजस्थान में मिलेगा। क्यों मिलेगा साउथ वेस्ट राजस्थान में? अरावली की मैक्सिमम हाइट कहाँ है बताओ? एवरेज मैक्सिमम हाइट 900 अरावली की कौन से पार्ट के अंदर होती है? साउथ पार्ट में होती है, दक्षिणी अरावली में होती है। इसी वजह से दक्षिण पश्चिमी अरावली में समर का टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पता तो है ना क्यों कम होता है? चलो मैं समझा देती हूँ। आपके पास अभी जेब में कम पैसे है ना, अभी आप संघर्षशील है ना कि भाई हमें एक नौकरी मिल जाए, तो क्या आप गर्मी में एसी अफोर्ड कर सकते हैं? धरातल पर, अभी आप धरातल पर है, जमीन पर है, तो आप एसी नहीं अफोर्ड कर सकते ना, तो गर्मी लगेगी ना आपको भयंकर। यस। लेकिन आप ये संघर्ष से पार निकल के पैसे कमा लिए, आरएस ऑफिसर बन गए, ऊंचाई ले ली जिंदगी में। यस। अब गर्मी आएगी तो क्या लगा लोगे? एसी। एसी। तो गाड़ी में भी एसी, ऑफिस में भी एसी, घर में भी एसी, गर्मी नामक नामक चीज लगेगी? नहीं। नो तो यानी मैम। कि ऊंचाइयों पर हमेशा टेम्परेचर क्या होता है? कम। कम कम है। होता है। ये इतनी सी चीज मैंने आपको इतनी आसान चीज से समझा दी। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमें तापमान कम महसूस होता है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई पे जाने पर आपके 100 तनाव जो है वो खत्म हो जाएंगे, तो टेम्परेचर ऐसे ही कम रहेगा, आप कूल रहोगे एकदम। तो ये समझना है यहाँ कूल रहने का कारण क्या है। यस मैम। यस मैम। यस कार की तो बेचारे की हालत ही खराब है, सूर्य देवता ऊपर बैठे हैं चिल्ला रहे हैं पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है। तो देखो कितना हॉट एंड ड्राई है, कितना हॉट एंड ड्राई है, 50+। और कहाँ ये एवरेज एलिवेशन ले रखा है 900 मीटर, तो कोई दिक्कत ही नहीं। चलो आगे चलते हैं, अब समझ गए। यस मैम। 166, 166 बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको मैं अलग तरीके से बता रही हूँ आपको। इसमें पूछा है कि एक ही स्थान पर पवन ऊर्जा उत्पादन की सबसे बड़ी सुविधा जिस जिले में है। तो देखो ये सुविधा है आपके जैसलमेर में, ये तो इजी है। अब आपको कुछ कुछ चीजें अच्छी तरीके से इस बार प्रीलिम्स में याद रखनी है। आप लोगों को पता है कि पहली वर्ल्ड जो विंड एनर्जी की पॉलिसी है वो कौन से ईयर में आई थी? पता है किसी को? 2013। 2000? 13 शायद। नहीं, गलत। नहीं, देखो अब सुनो गौर से, 2010 भी नहीं है नेहा, 2010 भी नहीं है। अभी गौर से सुनो फिर याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी हमेशा इंपॉर्टेंट होती है।
देखो विंड एनर्जी को के विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने वाली नीति का नाम ही यही था कि हमें क्या करना है। विंड एनर्जी 2011 में पहली वो आई होगी सोलर पॉलिसी, उर्मिला जी। अब तुक्का मारना छोड़ दो एक बार, नहीं तो जो सिखा रही हूँ वो भूल जाओगे, ठीक है। तो देखो विंड एनर्जी जो है, विंड नाम ही यही था, टाइटल ही यही था कि पवन ऊर्जा का विद्युत उत्पादन बढ़ाने वाली नीति। वो लाए थे राजस्थान गवर्नमेंट सबसे पहले 4 फरवरी 2000 को, ठीक। 4 फरवरी 2000 को लाने के बाद उनको लगा कि यार ये नाम बहुत बड़ा हो गया है कि पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन बढ़ाने वाली नीति, तो उन्होंने इस नाम को अप्रैल 2003 में छोटा किया और सिंपल नाम निकाल दिया वर्ल्ड विंड एनर्जी पॉलिसी, ठीक। तो अब क्वेश्चन सुनो, अगर आपसे पूछे कि पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने वाली नीति सबसे पहले कौन से साल में आती है? 2000, 2003, 2012, 2019? 2000 2000 2000 2000। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि सन 2000 में पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन बढ़ावा देने वाली नीति का नाम पवन ऊर्जा नीति कब किया जाता है? सेम ऑप्शन है 2000, 2003, 2014, 2019। 2003 बस यही चीज समझाना चाहती थी मैं। आ सकता है क्वेश्चन। फिर देखो 2000 वाली का नाम बदला 2003 में, फिर नई पॉलिसी लाई 2012 में, फिर अभी आई 2019 में। 2019 वाली पता है ना, पिछले मेंस में भी पूछी थी 10 नंबर के अंदर, ठीक है। अभी लेटेस्ट आ रखी है जो कल आप लोग सर्च करके लाओगे, वो है रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2023, नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2023। अशोक गहलोत जाते जाते निकाल के गए थे। इसके बारे में कल सर्च करके आओगे, लिख लेना और मुझे बताओगे। क्लियर? एक और ऐड कर लो इसमें, जैसे ये राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन है ना 2023, हाँ ये भी ऐड कर लो, राजस्थान ग्रीन एनर्जी, ग्रीन ये हाइड्रोजन मतलब कंफर्म पॉलिसी। क्वेश्चन है, मतलब एकदम मैंने 100% क्वेश्चन आएगा ये। इसमें आपको टारगेट पूछेगा 2000 KPTA, ठीक है, 2030 तक। और इसमें थोड़ा डीप जाएगा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जो मैंने आज पेपर अपलोड किया है ना उसमें एक क्वेश्चन है कि राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति है वो कब से प्रभावी है? 2023 से, ये क्वेश्चन है उसमें। तो उसमें वो एक स्टेप आगे बढ़ेगा अब, और वो अगली स्टेप यही है कि 2000 को 3 भागों में डिवाइड करना है, 700 प्लस 800 प्लस 500, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये क्वेश्चन है ना, आप खुद अपने लेवल पे रिसर्च कर लेना या मैं खुद अपलोड कर दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन कंफर्म है, मतलब एकदम रिकॉर्ड कर लो इस बात को से, राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन 2023 पर क्वेश्चन आएगा, ठीक, क्योंकि ये इसका फेवरेट टॉपिक है इनका, आरपीसी का, ठीक है। चलो आगे। फिर देखो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है ना इंडियन गवर्नमेंट की, उसने अभी क्राइटेरिया चेंज किया है। उसने कहा है कि राजस्थान के अंदर है ना 150 मीटर की हाइट पर, पहले 120 मीटर था, अब कर दिया है 150 मीटर की हाइट पर विंड एनर्जी का जो कैपेसिटी, जो अनुमानित क्षमता है ना, वो 284 गीगावाट है। ये ध्यान रखना, 284 गीगावाट बोल रही हूँ मैं, मेगावाट नहीं। मेगावाट में इसके पीछे जीरो लग जाएंगे दो। अब याद रखना है कि राजस्थान के अंदर सबसे पहला प्लांट, किसी को पता है विंड एनर्जी का सबसे पहला प्लांट कहाँ लगा था? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अमर सागर। अमर सागर। हाँ, ईयर बता सकता है कोई? अगला टफ ये ईयर, 99 से 2000। कंपनी कौन सी थी ये बताओ जिसने ये लगाया था? ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। राजस्थान स्टेट ना राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान सरकार की थी। राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड कौन सी थी? राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, RSTCL। 2 मेगावाट का प्लांट था ये, देखो इतना सा, 2 मेगावाट का। सेकंड कौन सा है बता सकते हो? देवगढ़। देवगढ़। कितने मेगावाट का? कितने में? हाँ प्रतापगढ़ सही। कितने मेगावाट? 2.25 मेगावाट पूछे जा सकते हैं। और कब लगा था? मार्च 2000 में, ठीक है। थर्ड कौन सा है? बीथड़ी फलोदी, अब जोधपुर हो गया। अब पहले जोधपुर था, अब फलोदी हो गया। 2.10 मेगावाट का है, ठीक है। फिर आगे देखो अगला क्वेश्चन, अब बाद में लास्ट में पूछूंगी। अगला क्वेश्चन बकवास क्वेश्चन है बट फिर भी पढ़ लेते हैं। जनजातियों की प्रधान अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जिस जनजाति की अर्थव्यवस्था को भैंस संस्कृति कहा जाता है वो है टोडा जनजाति। तमिलनाडु के साइड है और हमारे सिलेबस में नहीं लगता है, तो हम बस रीड करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर देखो अगला 169 नंबर क्वेश्चन देखा आप लोगों ने? 169 के अंदर क्या लिख रखा है
कि भाई आपको रिवर दे रखी है, वोल्गा, डेन्यूब, रोन और महावेली, दिख गई यस यस मैम। कि मैम। आपको? हाँ, अब क्वेश्चन बोलेगा कोई एक बार? मेरे बैटरी लो हो गई है फोन की अच्छी खासी। उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी। हाँ, नॉर्थ साइड की ओर। अब देखो इसका आंसर तो महावेली गंगा है, पर हमें महावेली गंगा से कोई मतलब नहीं, हमें पढ़ना है क्योंकि हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर वर्ल्ड रिवर्स लगती है। तो हमें पता होना चाहिए वोल्गा, और हमें पता होना चाहिए डेन्यूब, और हमें पता होनी चाहिए रोन। सबसे पहले बात करते हैं रोन की। अब सबसे पहले ये ध्यान रखना कि जो रोन रिवर है ना, रोन, वो बहती है आपके स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच में। किस किसके बीच में बहती है? स्विट्जरलैंड और फ्रांस। स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच। फ्रांस के बीच में, और मेडिटेरियन सी में जाके गिरती है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। रोती हुई कहाँ गिर जाएगी? मेडिटेरियन सी में। ठीक है, तो रोन रिवर जो है, एक बार फिर से बताओ, कौन कौन से दो यूरोपियन स्टेट के बीच में बहती है? स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस। स्विट्जरलैंड और फ्रांस। ठीक है, देखो जो लड़कियां क्यूट और स्वीट होती है ना, वो कितनी रोती है, तो स्विट्जरलैंड और फ्रांस की जो लड़कियां बहुत क्यूट है वो रोएगी, और रोती रोती किसके पास जाएगी? मेडिटेरियन सी के पास। ऐसे याद रखेंगे। फिर देखो डेन्यूब, अगली इंपॉर्टेंट। ठीक है, डेन्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है। डेन्यूब वो रिवर है जो यूरोप के 10 कंट्रीज से पास होती है। पहली तो इंपॉर्टेंट बात यही है। ठीक, और ये जाके गिरती है ब्लैक सी में। किस में जाके गिरती है? ब्लैक सी के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये यूक्रेन और रोमानिया के बीच में बॉर्डर बनाती है, और यूक्रेन पर अभी क्या चल रहा है? रशिया से लड़ाई चल रहा है, इसीलिए डेन्यूब इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर देखो ये निकलती है ब्लैक फॉरेस्ट, जो पर्वत है एक प्रकार के ब्लॉक फॉरेस्ट है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी। वही ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से ये निकलती है और यूक्रेन और रोमानिया के बॉर्डर पे बहती है, और जाकर कहाँ गिरती है? ब्लैक सी के अंदर। और कितने कंट्रीज से यूरोप की पास होती है? 10 कंट्रीज से। फिर आ जाओ वोल्गा। वोल्गा यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, और वेस्टर्न रशिया की, पश्चिमी रशिया की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है। यूरोप की सबसे लंबी रिवर है, और वेस्टर्न रशिया की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है जो ये है ना, वोल्गा। और ये कैस्पियन सी में जाके गिरेगी। कहाँ जाके गिरेगी? कैस्पियन में। अब मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन श्योर आ सकता है कि वोल्गा कौन से सी में जाके गिरती है, डेन्यूब कौन से सी में जाके गिरती है, और रोन कौन से सी में जाके गिरती है। तो मुझे बताओ कैस्पियन सी में गिरने वाली कौन सी है? वोल्गा। वोल्गा रिवर। ब्लैक सी में गिरने वाली कौन सी है? डेन्यूब रिवर। डेन्यूब। और मेडिटेरियन सी में रोते रोते कौन जाता है? रोन। 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 रोन जाता है। यूक्रेन और रोमानिया के बॉर्डर पे कौन रहता है? डेन्यूब। दानूब। डेन्यूब। ठीक है, फिर देखो अगला। अगला बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। उस समय ये बात चर्चा में थी तो ये क्वेश्चन आया, कतारा। कतारा डिप्रेशन। कतारा डिप्रेशन मिस्र के रेगिस्तान के अंदर एक है ना, जैसे अपने होती है ना अंतःप्रवाही नदियां, होती है ना राजस्थान के अंदर यस इनलैंड मैम। ड्रेनेज, वैसे ही है ना मिस्र का इनलैंड ड्रेनेज जो है ना, वो कौन सा डिप्रेशन है? कांतारा। कतारा। कांतारा नहीं, कतारा। कतारा डिप्रेशन। बस इतना ही याद रखना है, आगे चलो। अगला क्वेश्चन इजी है, सिंपल है। ये देखो क्या लिखा है। हो जनजाति को नक्सलवाद के प्रभाव से दूर करने के प्रयास में केंद्र सरकार की कार्य योजना के तहत वहां लौह अयस्क खनन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। तो ये तो अंडरस्टैंड है, लौह अयस्क इन सब जगहों में से, और जनजाति और लौह अयस्क का जो कॉम्बिनेशन है वो कहाँ मिलेगा आपको? झारखंड में। 172 नंबर छोड़ दो। अभी एशिया में बहुत सारी जगह हैं जो बड़े बड़े पार्क बन गए हैं सोलर के। अब देखो राजस्थान में भड़ला है, उसको भी गूगल क्या बता रहा है? एशिया का सबसे बड़ा पार्क बता रहा है। ठीक, उसके बाद एमपी का एक जगह है, उसको भी बता रहा है। तो 172 हम छोड़ेंगे। सोलर एनर्जी पर हम जब आगे के क्वेश्चन करेंगे उसमें अच्छे क्वेश्चन आएंगे, वो करेंगे। फिर आओ 173 पर। 173 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो लिखा हुआ है मैंगो शावर। अब देखो मैंगो शावर होती है आपके अप्रैल मई में। कब होती है? अप्रैल मई में। देखो है ना, मजाक के तौर पे लेना, आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि वेडिंग से पहले चलती है प्री वेडिंग, है ना? जैसे मेन से पहले प्री होता है, वेडिंग से पहले प्री, बेबी शावर से पहले, सॉरी बेबी होने से पहले बेबी शावर होता है, प्री बेबी शावर, है ना? तो ऐसे ही है ना, मानसून आने से पहले है ना सूचना देता है कि मैं आ रहा हूँ, तो उसे बोलते हैं प्री मानसून। क्या बोलते हैं उसको? प्री मानसून। ये प्री मानसून का डिप्रेशन बनता है बंगाल की खाड़ी में। उसकी वजह से भारत के कुछ हिस्सों में बारिश होती है, जिससे ये पता चलता है कि भारत के अंदर क्या आने वाला है, मानसून आने वाला है। जैसे प्री वेडिंग कराते ही आपको समझ में आ जाता है ना कि हाँ इस इंसान की अब क्या है, वेडिंग है। प्री की परीक्षा का नोटिफिकेशन आते ही पता चल जाता है ना कि हाँ अब मेंस कब होगा, पता चलता है ना। तो प्री मानसून रेन जो अप्रैल मई में होती है, वो ये सूचना देती है कि जून में क्या आने वाला है, जून जुलाई में मानसून आने वाला है। अब भारत के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग कहा जाता है। मैंगो शावर इसे कहा जाता है कर्नाटक,
केरल, कोंकण और गोवा में, जहां पर आम मालाबार जल्दी क्या हो जाता है, पक जाते हैं। क्योंकि आम जल्दी पक जाते हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मैंगो शावर। लेकिन इसी को बंगाल में बोलते हैं काल बैसाखी, असम में बोलते हैं बोडो चिल्ला, और कर्नाटक के अंदर जहाँ पे कॉफी की फसल इससे पक जाती है, कॉफी की जो बेरीज होती है ना वो अच्छे से पक जाती है, इसलिए कर्नाटक में इसको बोलते हैं चेरी ब्लॉसम। क्या बोलते हैं इसको, चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम। अब एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन सुनो जो अभी एमपी के प्री में आया था, और बहुत अच्छा क्वेश्चन बेस से बनाया था उन्होंने। उन्होंने ये पूछा कि अप्रैल मई में होने वाली प्री मानसून रेन जो होती है वो आम और कॉफी की फसलों के लिए बहुत लाभदायक है, और बहुत सारे बच्चे इस स्टेटमेंट को फॉल्स करा है। आप लोग बताओ क्या होगा, ट्रू। ट्रू। कैसे पता चला ट्रू है? अप्रैल और मई में प्री मानसून। नहीं, गलत अलग दिमाग अलग लगाया। जगह पे अलग अलग नाम होता है ना इसका। ना गलत दिमाग लगाया, जहां जाना था वहां नहीं लगाया। फिर से सुनो स्टेटमेंट, अप्रैल और मई में होने वाली प्री मानसून जो रेन है वो आम और कॉफी की फसलों के लिए लाभदायक है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? अगर ट्रू है तो क्यों? हाँ, ये देवेंद्र कुमार जी सही पकड़े हैं एकदम। चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम जो कर्नाटक में होती है उससे क्या पकता है, कॉफी पकता है, और मैंगो शावर से क्या पक रही है, आम पक रही है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आम और कॉफी दोनों की फसलों के लिए क्या है, इक्वली इम्पोर्टेंट है। अब समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। हाँ, अब चलो 174 नंबर क्वेश्चन पे। 174 बहुत इजी है। बॉक्साइट, देखो बॉक्साइट के जमाव हमेशा एक लेटराइट और तो रॉक। ये सिलेबस में जो पॉइंट लगे हैं ना, चाय कॉफी या जो भी सिलेबस में 4-5 फसल दे रखी है, उसका एक पेज अपलोड कर रखा है, तो वो थोड़ा ध्यान से देख लेना। प्रोडक्शन कहाँ ज्यादा होता है, चाय किस एरिया में होता है ना, क्या क्या चाहिए उसके लिए, कितनी वर्षा चाहिए, सब कुछ किस टाइप की मिट्टी होती है, वो सारी चीज देखनी है। और एक पेज में बना लेना उनको, क्योंकि वहां से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। और जो भी करंट में कोई उनकी किस्म वगैरह न्यूज में रही है तो वो भी वहां ऐड करनी है, ठीक है ना। देखो आप कल चाय तैयार करके आना, मैं आपसे पूछ लूंगी। वो एक साथ हो जाएगी तैयार, जैसे ना हाँ, चाय कॉफी जो है 4-5 तो है, गन्ना वगैरह। एक एक दिन में एक एक हो जाएगी। कल चाय बना के, सॉरी, कल चाय तैयार करके ले आना, देन आगे एक दिन कॉफी कर लेंगे, देन आगे एक दिन। चलो आगे चलो, यस। बॉक्साइट पे आओ। वरना इनको खुद पे करने को बोल देना तो ये बहुत सारी चीजें छोड़ भी देते हैं। हाँ, अभी बॉक्साइट को देखो। बॉक्साइट हमेशा ध्यान रखना, बॉक्साइट हमेशा आपको टर्सरी जो सेल होती है, लेटराइट की जो रॉक्स होती हैं, टर्सरी एरा की जो लेटराइट रॉक्स होती है, या उसी से बनने वाली लेटराइट मिट्टी के अंदर आपको क्या मिलेगा, बॉक्साइट मिलेगा। अब बॉक्साइट आपके प्री के अंदर साफ साफ लिख रखा है, तो याद रखना बॉक्साइट भारत के अंदर कहाँ कहाँ मिलता है। उड़ीसा में मिलता है, झारखंड में मिलता है, बिहार में मिलता है, महाराष्ट्र में मिलता है, राजस्थान में मिलता है, और आंध्र प्रदेश में भी मिलता है। यहाँ तक क्लियर सबको कि कहाँ कहाँ मिलेगा? उड़ीसा, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। देखो बहुत सिंपल है, झारखंड और बिहार को एक साथ याद रखो, फिर महाराष्ट्र और राजस्थान को एक साथ याद रखो, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को एक साथ याद रखो। अब सबसे ज्यादा बॉक्साइट निकलता है आपके उड़ीसा में, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी उड़ीसा में होता है। उड़ीसा की दो खाने तो आपको अच्छे से पता होगी, एक है काला हांडी और एक है कोरपुट। पता है ना काला हांडी और कोरपुट? यस यस मैम। वो मैम। नहीं पूछने वाले, क्योंकि वो ढेर पिटा हुआ क्वेश्चन हो चुका है, 1000 बार उन्होंने काला हांडी और कोरपुट पूछा है। अब आपको ध्यान रखना है बापी माली, मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूज में भी रहती है। दूसरी चंद्रगिरी याद रखनी है आपको, तीसरी आपको कुन्नुमाली याद रखनी है, और पोटांगी याद रखनी है। ये 4 खान अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, इधर नोट डाउन या फिर ध्यान से सुनो। पहली है बापी माली, दूसरी है पोटांगी, तीसरी है चंद्रगिरी, चौथी है कुन्नुमाली। सुन लिया? यस मैम। हाँ, तो अभी पूछू तो आंसर दे दोगे? यस मैम। हाँ, तो मुझे बताओ भारत के अंदर है ना बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक स्टेट कौन सा है? उड़ीसा। उड़ीसा। उड़ीसा है। बापी माली, पोटांगी और चंद्रगिरी किसकी खान है? बॉक्साइट। 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 बॉक्साइट की। फिर देखो अगला क्वेश्चन बकवास है, जो मैं नहीं पढ़ाने वाली, खुद से देख लो एक बार सब लोग। काली मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी कहाँ मिलेगी भाई? इतना 12। बकवास क्वेश्चन। कोटा और 12 क्यों कोटा मिलेगी, 12। कारण बताओ, क्यों मिलेगी, कारण बताओ। दक्कन प्लेटियों का भाग है। हाँ, दक्कन प्लेट्यू का भाग है। दक्कनी मालवा का पठार। पठार, या जिसको, हाँ, मालवा का पठार, जो जिसको हम राजस्थान में बोलते हैं हाड़ौती का पठार। बेसिकली हाड़ौती का पठार रीजनल नेम है, बस वही है। आगे चलो, 176 नंबर क्वेश्चन, मेंस 2023 की जान।
अब देखो ऑस्ट्रेलिया के अंदर सच्ची में 8 मरुस्थल है, और वो 8 के 8 मरुस्थल इस बार मेंस में पूछ लिए। अब इनकी है ना लोकेशन भी देख लेना, मैं पहले बता रही हूँ सारे और याद करने का तरीका भी बताऊंगी। देखो सबसे बड़ा मरुस्थल है ग्रेट विक्टोरिया, फिर दो हैं ग्रेट सैंडी और लिटिल सैंडी, ठीक है, फिर है गिब्सन, फिर है तनामी, फिर है सिम्पसन, फिर है स्टुअर्ट और फिर है तिरानी। जैसे स्मृति ईरानी है ना, वैसे ही तिरानी, ई को त कर दो। तो देखो कैसे याद रखोगे कि विक्टोरिया और गिब्सन के बीच में है दो लोग, एक है ग्रेट सैंडी और एक है लिटिल सैंडी, तो 4 याद हो गए। रिपीट करो तो एक बार पहले 4 ऑस्ट्रेलिया के, या तो बोल के या लिख के। ग्रेट ग्रेट विक्टोरिया, विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, लिटिल सैंडी, सिम्पसन और गिब्सन। गिब्सन और सिम्पसन, ठीक है। फिर बचते हैं आपका स्टुअर्ट, तनामी और तिरानी। मुझे तो सिर्फ 4 याद थे, मैंने 4 ही लिखे, 4 बाकी याद नहीं थे, ठीक है। तो फिर से एक बार सबके सब या तो लिख दो तो ज्यादा सही होगा, और क्योंकि सबकी फिर आवाज क्या करती है, एक साथ इको करेगी इसमें, तो जिसको याद हो गए हैं ना 8 के 8, तो लिखना शुरू करो, और जो बोलना चाहता है फिर वो बोलो। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, गिब्सन, सिम्पसन, ग्रेट सैंडी, लिटिल सैंडी, स्टुअर्ट एंड तनामी। तनामी और तिरानी। अब इनकी लोकेशन देख लेना, नॉर्थ टू साउथ, और कल मुझे बता देना कौन सा नॉर्थ में है कौन सा साउथ में है, ओके। ठीक है। स्पेशली आपको विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी और गिब्सन की देखनी है, इन 3 की नॉर्थ से साउथ पोजीशन देखनी बहुत जरूरी है। वैसे मैं बता देती हूँ, सबसे ऊपर है सैंडी, ग्रेट सैंडी, और सबसे नीचे है विक्टोरिया, इनके बीच में है गिब्सन। अब आपको पता है कबाब में हड्डी वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, तो ऐसे समझो सैंडी और विक्टोरिया के बीच में जो कबाब में हड्डी है वो गिब्सन है। इससे आपका सीक्वेंस बन गया कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे नॉर्थ की तरफ ग्रेट सैंडी है, देन गिब्सन है, और देन विक्टोरिया है, ठीक है। फिर भी एक बार खुद से देख लेना मैप पे, मैंने पूछ लेना है आप लोगों से। फिर चलो देखो अगला क्वेश्चन फिर से बकवास है। अजबगढ़ समूह की आधारीय शेल। अब अजबगढ़ जो ग्रुप है उसकी सेल आपको कहाँ देखने को मिलती है, पाली सिरोही। इसका कोई लॉजिक नहीं है, डायरेक्ट फैक्ट को याद रखना है, और आपको भी याद रखना है कि अजब है, कौन अजब है, पाली और सिरोही, बस, ठीक है। फिर देखो सेंचुरीज बतानी है आपको, तो हस्तिनापुर सेंचुरी कहाँ हो सकती है, हस्तिनापुर सेंचुरी कहाँ है आपकी, यूपी में, ठीक। मुद्दुमलाई सेंचुरी कहाँ है, तमिलनाडु में। मुद्दुमलाई नाम से ही पता चलता है, ये मलाई वलाई नाम जो होता है ना, मुद्दू मलाई, कुट्टू मलाई, ये सारे नाम आप कहाँ करके आ जाना, अगस्त्य मलाई, तमिलनाडु। संजय गांधी सेंचुरी कहाँ है, महाराष्ट्र में। क्योंगोला, क्योंगोला पता है कहाँ है? सिक्किम में है। इसमें क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। गलत गलत दे रखा है, सही कर लो। और क्योंगोला इंपॉर्टेंट है, इस साल सीधे ही पूछ सकते हैं कि क्योंगोला जो है, हाँ, उड़ीसा दे रखा है ना, वो गलत है, याद रखना ये सिक्किम में है, और डायरेक्ट पूछ सकते हैं आपको। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, 181, वो सॉरी 182, 181 डिलीट हुआ है, हम नहीं करेंगे। 182 नंबर क्वेश्चन देखो आप, ठीक है। और नर्मदा वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, देखो नर्मदा से सिर्फ 2 ही लोगों को पानी मिलता है, बाड़मेर और सांचोर, जालोर को। अब सांचोर हो गया बेसिकली नए जिले के बनने के बाद, लेकिन सिंचाई ज्यादा वो किसको देते हैं, जालोर को देते हैं। और फर्स्ट ऐसी परियोजना है जिसके अंदर ड्रिप इरिगेशन कंपल्सरी है, और ये क्वेश्चन आरएस में आया हुआ है क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है। अब देखो 182 नंबर क्वेश्चन, जो गौर से सुनना और अच्छे से याद करा दूंगी मैं। अब देखो आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 के अंदर बहुत सारी क्या दे रखी है, फ्रीडम दे रखी है। टोटल 6 फ्रीडम दे रखी है। ये 6 फ्रीडम है ना, एकदम आसान से याद रखनी है। देखो आप अपने घर में कहते हो ना कि मेरे को मेरे घर में मर्जी आए जैसे बोलने का और मर्जी आए जैसे एक्टिंग करने का हक है, तो पहला यही है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब अगर आप वाक और अभिव्यक्ति में घुसोगे ना, तो जिंदगी में कभी ये ढंग से याद नहीं होगी, और ना नीचे वाली। तो आप ऐसे समझो कि आपको जो मर्जी आए बोलने का अधिकार है, आपको जो मर्जी आए किसी का भी एक्टिंग करने का अधिकार है। ये स्वतंत्रता आपको 19 के अंदर सबसे पहली दी गई है। फिर आप मर्जी आए जिससे है ना चुपचाप तरीके से मिल सकते हो, शांति पूर्वक निरायुध। मिलने के बाद आप क्या बनाओगे, ग्रुप बनाओगे। जैसे अभी पढ़ाई का सर ने ग्रुप बनाया ना, वैसे आप क्या बनाओगे, ग्रुप बनाओगे। तो संगम या फिर सहकारी समिति। अब सहकारी समिति बनाने वाली स्वतंत्रता है ना 97वें संविधान संशोधन 2011 से ऐड की गई है। संविधान संशोधन सीधा पीटी में लगता है, तो पूछा जा सकता है कि 19 में वर्णित जो 6 स्वतंत्रताएं हैं, उसमें से सहकारी समिति वाली स्वतंत्रता कौन से संविधान संशोधन से ऐड की गई है, तो कौन से संविधान संशोधन से ऐड की गई है, 97 CAA 2011। हाँ। फिर देखो 3 चीज हो गई, पहला आपको मर्जिया जैसे बोलना, मर्जिया जैसे किसी का भी एक्टिंग करना सिखा दिया।
फिर चुपचाप आपको ग्रुप बनाना सिखा दिया, फिर आपने ग्रुप भी बना लिया और सहकारी समिति भी बना ली। सहकारी समिति आपने 97वें संविधान संशोधन 2011 से बनानी शुरू की है। अब क्या, अब आपकी मर्जी है कि हम पूरे भारत में कहीं भी घूमे तो सर्वत्र आबाद संचरण, बिना किसी बाधा के आप पूरे भारत को घूम सकते हो। फिर अगला कौन सा है? अगला बहुत सिंपल है, अगला है, इससे अगला है कि भारत के किसी भी हिस्से में आप क्या कर सकते हो? घूम सकते हो बिना किसी बाधा के, बस सकते हो। तीन चीजें लिखी हुई है, घूमना, बसना और निवास। तीनों पे गौर रखना, घूमना, बसना और निवास। फिर अब घूमना, बसना, निवास तो कर लिया, पैसा कमाना पड़ेगा। तो जो 6th नंबर है ना, वो है वृत्ति, व्यापार और कारोबार। आपकी मर्जी, आप कोई बिजनेस करे, प्रोफेशन करे, कुछ भी करें। तो 3 शब्द लिखे हुए हैं, वृत्ति, व्यापार और कारोबार। ये 6 स्वतंत्रताएं हैं। एक जो 7 थी, संपत्ति का अधिकार, वो रिपील कर दी गई है 44 अमेंडमेंट 1978 के तहत। तो अब आप मुझे बताना कि 19 जो आर्टिकल है उसके तहत 6 स्वतंत्रताएं कौन सी है। ठीक है, एक एक करके बताते जाओ, बोलते जाओ। बोलो पहली कौन सी है? बोलने और व्यक्ति, सिंपल बोलो, मर्जी है जैसे बोलने की, मर्जी है जैसे कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन देने की। दूसरी कौन सी है? शांतिपूर्वक मिलना। शांतिपूर्वक हाँ, सम्मेलन करने की। शांतिपूर्वक मिलना है आपको, आपके पास में कोई हथियार, गोला बारूद नहीं होना चाहिए। तीसरी कौन सी है आपकी? सहकारी बनाना, संघ बनाने हाँ, या सहकारी समिति सहकारी समिति वाला कब ऐड किया आपके? 2011। हाँ, उसके बाद क्या करोगे आप? से बना ली, सहकार ग्रुप बना ली, अब गोवा घूमने जाओगे? मैं रोक अब आप दूंगी तो? करेंगे सर्वत्र हाँ, कहीं भी तो आपात कहीं भी घूम विचरण सकते हो आप, कहीं भी Yes. घूम सकते हो आप, पूरे भारत में कहीं भी, बिना किसी प्रॉब्लम के। फिर क्या करोगे? फिर 5 नंबर पे निवास। बसना, 3 वर्ड याद करने हैं, 3 वर्ड सीक्वेंस में याद करना है। पहले घूमना है, फिर बसना है, फिर निवास करना है। हो गया? देखो फिर से सुन लो, घूमना, बसना और निवास करना, तीनों लिखी हुई है। संविधान जो पॉलिटिक्स है ना, उसमें वर्ड और वर्ड की सीक्वेंस दोनों इंपॉर्टेंट होती है, उसी से मरते हैं अपन। और छठा क्या लिखा हुआ है? वृत्ति, व्यापार और कारोबार। वृत्ति, व्यापार और कारोबार, कारोबार। हाँ, अभी फिर से बताओ, फर्स्ट कौन सी है? मर्जी है वाक, जैसे कनेक्टिंग करने हाँ, का मर्जी है जैसे बोलो। दूसरा कौन सा है? शांतिपूर्वक मिलो। हाँ, तीसरा कौन सा है? ग्रुप बनाना है जिसमें सहकारी ग्रुप बना लो। सहकारी संविधान समिति वाला कब बनाओगे? 97वें संविधान 2011। हाँ, फिर चौथा क्या है? बना लिया ग्रुप, अब क्या करोगे? घूमने जाएंगे। घूमने जाओगे। घूमने जाने के बाद, हाँ, घूमने जाने के बाद क्या करोगे? घूमना, बसना और बसना और निवास। निवास उसके बाद सबसे लास्ट में कौन सी है? पैसा वृत्ति, कारोबार, वृत्ति, व्यापार और कारोबार। कारोबार। वेरी गुड, आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो, अगला क्वेश्चन 183 क्वेश्चन है ना। यहाँ पे मुझे एक दिन क्लास में किसी ने पूछा था कि मैम एक वो आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह से चेंज कर दिया था। 355 में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, पता है? जो शायद तक मैंने शुरुआत में जिस दिन क्लास दी थी ना, उसी दिन बता दिया था मैंने कि ड्यूटी ऑफ स्टेट, सॉरी, ड्यूटी ऑफ यूनियन, यूनियन का कर्तव्य है कि वो राज्यों की रक्षा करे। कौन सी 2 चीजों से बताओ? एक्सटर्नल आंतरिक एग्रेशन, बाह्य शांति, आक्रमण और आंतरिक अशांति। हाँ, और दूसरा आक्रमण और हाँ, आंतरिक आक्रमण से आंतरिक, इंटरनल। हाँ, और उस दूसरा साथ में एक और चीज संविधान, लिखी हुई थी। हाँ, दूसरा क्या लिखा हुआ था कि भाई अगर कोई स्टेट संविधान को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको भी कोई स्टेट जो है वो संविधान को फॉलो करे, ये भी किसकी जिम्मेदारी है? 355 के तहत। यूनियन, क्या 355 आधार बनता है 356 के लगने का? यस यस मैम। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब क्वेश्चन और खुद से पढ़ो, 355 इस साल फिर आएगा प्री में, ये फिर से दीदार करेंगे आप इसका। क्वेश्चन फिर से पढ़ो, संविधान का अनुच्छेद 355 किस आपात स्थिति से संबंधित है? ये क्वेश्चन इन्होंने गलत पूछा है। वैसे तो इनको ऐसे पूछना चाहिए था कि भाई 355 जो है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि स्टेट कैसे ना, यूनियन कैसे स्टेट की रक्षा करे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। आपने एक चीज पढ़ी है 352, पढ़ी है ना 352। 352 में जो आपातकाल लगता है ना, उस दिन उनको वही हुआ था, इसलिए मैंने रोक दिया था। मैंने कहा जिस दिन वाजिब जगह आएगी ना, उस दिन मैं बताऊंगी। 352 में ये लिखा हुआ है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ये 3 कंडीशन हो जाए अगर, तो आपातकाल लग सकता है। अब सशस्त्र विद्रोह है ना, यहाँ पे उसको ऑल्टर किया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 से, आंतरिक विघटन से या आंतरिक अशांति से। अब जिसने क्वेश्चन पूछा था उसको समझ में आया कि ये दोनों चीजें एकदम अलग अलग है।
अब इसको आगे से मिक्स मत कर देना, ठीक है। वैसे मैं कल अटेंटिव तरीके से फिर से पूछूंगी ना, तब समझ में आ जाएगा। जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था शायद वो आज हैं या नहीं। हाँ मैम। हाँ, आपने पूछा था, अब आपको कंफ्यूजन क्लियर हो गया। हाँ, मैं देखो थोड़ा सबको होता पढ़ है। के देखूंगी एक बार, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन अभी भी है इसमें। अभी आप गूगल खोल के देख लीजिए, तब तक मेरी क्लास चल रही है, पूछ लेना। 184 क्या कह रहा है? 184 कह रहा है कि नीलम संजीवा रेड्डी, सबको पता है इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो निर्विरोध चुना गया, वो कौन सा है? एक ही आज तक, नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखो, 185 डिलीट हुआ है। उससे अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के अंदर क्या पूछा गया है। हाँ देखो, अब 185 डिलीट है, लेकिन आपको आज याद रखना है कि राजस्थान की टोटल जो सीट संख्या है ना, उसमें एससी कितने हैं और एसटी कितने हैं। पता है किसी को राजस्थान में एससी की संख्या कितनी है? एससी सीट की विधानसभा के अंदर 34 है विधानसभा में। हाँ, और एसटी की कितनी? 25। टोटल कितनी है ये? 59। हाँ, ये तो ये एमएलए की, लेकिन एमपी की पूछ ले तो एससी की एससी कितनी की है? एमपी 4 की 4, और एससी एसटी की की कितनी 4 और है? एसटी की 3 3। 3। टोटल कितनी है? 7। 7 ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि मैं एक दिन आपको बताऊंगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार नेशनल पार्टी बनने का क्या क्राइटेरिया होता है। अब गौर से सुनना, ये क्वेश्चन अपन 186 पहले भी कर चुके हैं। 6 नेशनल पार्टी है। पहले तो बोल के बता दो कौन कौन सी 6 नेशनल पार्टी है, देन आगे बढ़ू मैं। मैम, आप, बसपा, हाँ आईएनसी हाँ कम्युनिस्ट हाँ मार्क्सिस्ट पार्टी, हाँ, कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी। सही है, सही है, सही है। कौन सी 3 का दर्जा खत्म कर दिया है? तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई और और राष्ट्रीय एनसीपी, एनसीपी, एनसीपी। एनसीपी, इन 3 का खत्म कर दिया। अब सब गौर से सुनना और बहुत धीरज से सुनना, तब तो समझ में आएगा, वरना गड़बड़ कराओगे। देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो हमेशा है ना चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी का दर्जा देता है। और तीसरी पार्टियां भी होती हैं जिसको हम बोलते हैं गैर मान्यता प्राप्त, या वो जो है 2597। ठीक है। तो पहला तो बेसिक क्वेश्चन यही बनता है कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो नेशनल पार्टी का दर्जा या स्टेट पार्टी का दर्जा किस आधार पे देते हैं? तो किस आधार पे देंगे? चुनाव में प्रदर्शन के आधार पे। आप पेपर में अच्छा परफॉर्म करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा ना, ऐसे ही हो जाएगा क्या? नहीं। अब दूसरी बात और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वोटिंग बेसिस पे नहीं, इलेक्शन में परफॉर्मेंस के बेसिस पर। जिन्होंने भी ये टाइप किया है ना वोटिंग बेसिस, प्लीज करेक्ट योर फ्रेज। आपको ये लिखना है कि इलेक्शन में परफॉर्मेंस के आधार पर, चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर। फिर देखो, एक एक्ट है, बीमारी एक्ट बोलती हूँ, जिसमें पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951, जिसको हिंदी में बोलते हैं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991, सॉरी 1951। उस, हाँ, 51। अब उसके अंदर है ना क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट है। वो देती है, वो जो रजिस्टर करता है ना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी, वो टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से करता है। किसके हिसाब से करता है? समय के हिसाब से। अब गौर से क्वेश्चन सुनना और ट्रू फॉल्स के अंदर आंसर देना। अगर आपको कहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय या राज्य पार्टी का दर्जा समय के आधार पर देता है, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स। हाँ, प्रदर्शन के समय, साथ। हाँ, चुनाव में प्रदर्शन के आधार पे। सही समय के आधार पे कौन देगा आपका? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। 1951। अब गौर से सुनना, 3 क्राइटेरिया है जिसके आधार पे नेशनल पार्टी बनती है। कल मैं स्टेट पार्टी कैसे बनती है वो भी बताऊंगी, क्योंकि अभी हाल ही में ना कुछ स्टेट पार्टी का कैंसिल किया है और नई स्टेट पार्टी को दिया है। और नेशनल पार्टी बहुत बार पूछी जा चुकी है, इसलिए स्टेट पार्टी का पूछा जाना इंपॉर्टेंट है। अब गौर से सुन लेना। देखो, पहला क्या कहते हैं कि कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% सीटें आ जाए। देखो फिर से सुन लो, मिनिमम 3 राज्यों में। पूरे भारत के अंदर 28 राज्य है, उसमें से कम मिनिमम टू मिनिमम कितने? 3 राज्यों के अंदर कौन सी सीटों का, लोकसभा की कुल सीटों का कितना मिनिमम आ जाए? 2% सीट आ जाए। समझ में आया पहला? यस मैम। हाँ। अब दूसरा, दूसरा कौन सा आधार है? दूसरा जो मोस्ट फेमस है, कि जो भी पार्टी है उसको 4 या 4 से अधिक राज्य में स्टेट पार्टी का क्या मिल जाए? दर्जा मिल जाए। अब जैसे आप है, आपको पता है किस आधार पे मिला है? क्योंकि उसने 4 स्टेट के अंदर, गोवा, पंजाब, गुजरात और दिल्ली,
इन 4 स्टेट में उसने है ना स्टेट पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया, इसलिए वो ऑटोमेटिक क्या बन गई, नेशनल पार्टी बन गई। इसी आधार पर मिला है आपको। तो देखो पहला बोल के बताओ मुझे, कितने राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों का मिनिमम कितना % होना चाहिए? 3 बोलो। राज्य राज्यों में 2% 2% हाँ, और कितने राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा होना चाहिए? 4 राज्य 4 या 4 से चार या 4 से अधिक। हाँ, 4 या 4 से अधिक, ये याद रखना है। फिर बताओ आपको किस आधार पर मिला है? 4 4 या राज्यों में 4 या 4 अधिक से अधिक सीटें के पर हाँ, पार्टी कौन से 4 राज्यों में आपने स्टेट पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया? गोवा, दिल्ली, पंजाब, गुजरात और दिल्ली। ठीक है, देखो दिल्ली पंजाब आसपास के, फिर गोवा और गुजरात। ठीक है, फिर तीसरा क्राइटेरिया और है, उसको भी बहुत गौर से सुनना, स्टेटमेंट में पूछते हैं लोकसभा या मिनिमम 4 विधानसभा में। पहला क्या बोल रही हूँ मैं, लोकसभा। दूसरा क्या बोल रही हूँ मैं, मिनिमम 4 विधानसभा में कुल वैलिड वोट का कम से कम 6% मिले। पहला हिस्सा समझ में आया? क्या कहा मैंने कि या तो लोकसभा, लोकसभा प्लस लोकसभा और मिनिमम कितनी स्टेट की विधानसभा, 4 4 स्टेट के की विधानसभा में कुल वैलिड वोट्स, कुल वैध मतों का कम से कम कितना प्राप्त हो उन्हें, 6% प्लस प्लस इसके साथ आगे स्टेटमेंट जाता है, प्लस लोकसभा चुनाव के अंदर कम से कम कितनी सीटें मिले, 4 4 सीटें मिले, तो भी हम क्या दे देंगे उसको, नेशनल पार्टी पार्टी का कह दर्जा। देंगे। तो अच्छे से समझ आया? यस मैम। चलो अभी नेशनल, कल स्टेट पार्टी देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन महा बेकार, मुल्ला पेरियार कोई नहीं पूछने वाला। ये सेंटर मुल्ला पेरियार बांध को लेंगे, कुत्ता बिल्ली की तरह लड़े थे 2 स्टेट भारत के। फिर देखो केरल और 50, तमिलनाडु। हाँ केरल और तमिलनाडु है बेसिकली। 51 सबको पता है, 51 में क्या है, डीपीएसपी है। डीपीएसपी अपन आगे अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो बहुत अच्छे से करेंगे। उद्देशिका भी अपन आगे करेंगे 2 दिन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन में। यहाँ पे बेकार क्वेश्चन दे रखा है, कौन से भारतीय मास का उल्लेख किया गया, बेसिकली मार्ग शीर्ष ही लिखा हुआ है, पर पता नहीं क्यों क्वेश्चन डिलीट हुआ है। आगे देखो, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जिसे उसके मेंबर नहीं चुनते हैं। और उपराष्ट्रपति हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम ज्यादा यहाँ पे क्या नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे। फिर आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 का ये क्वेश्चन याद रखना, ये एवरग्रीन क्वेश्चन है, मतलब हर बार घूम फिर के आता ही आता है, और इसका ये फिक्स आंसर है। क्या कह रहा है आपको? 191 नंबर क्वेश्चन पढ़ना, तो अभी कोई एक बार 191 क्वेश्चन। संविधान का अनुच्छेद 14 असंशोधनीय है क्योंकि। हाँ, अभी हम 14th को नहीं चेंज कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये रूल ऑफ लॉ को स्टैब्लिश करता है, ये भारत के अंदर विधि को क्या करता है, स्थापित करता है। इसलिए हम इसमें क्या नहीं कर सकते, अमेंडमेंट नहीं कर सकते, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। और ये एवरग्रीन क्वेश्चन है, हर बार आएगा और इसी फॉर्मेट में आएगा, ये ध्यान रखना। फिर देखो 356 जो इमरजेंसी है, उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुडिशियली रिव्यू कर सकती है, उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है। ये बात कौन से वाद में कही गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसआर बोमई वाद। कौन से वाद में कही गई है ये बात? एसआर बोमई केस। कब हुआ था एसआर बोमई केस? ये याद रखना, कौन से ईयर में हुआ था बोलो, बहुत सारे लोगों का बर्थ ईयर है ये। 1998। नहीं, 2000 1994, 1994। लक्ष्मीकांत अच्छे से नहीं पढ़ी है। 1994, 1994 में हुआ था, थोड़ा बहुत बता देती हूँ। 1992 में पता है क्या हुआ था एक्चुअली में? मध्य प्रदेश, हिमाचल और राजस्थान में ना 356 लगा था। राजस्थान का जो लास्ट वाला है ना 1992 वाला राष्ट्रपति शासन, भैरव सिंह वो जी लगा के। था। हाँ, भैरव सिंह शेखावत के टाइम। तो उसको वो बहुत ही गलत तरीके से लगाया गया था। तो एसआर मुंबई साहब को गुस्सा आया और वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा कि भाई 356 का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। फिर बेंचेस चलती रही और फिर लास्ट में ये डिसीजन दिया गया कि राष्ट्रपति शासन लगाते वक्त जो ये मनमाना तरीका अपनाया जाता है, इस पर रोक लगे और सुप्रीम कोर्ट इसकी क्या कर सकता है, आपके जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। तो स्टेट याद रखना, 1992 के अंदर थे मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। एमपी, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, और ईयर है 1992। 190 वॉइस नहीं आ रही मैम। क्या? अच्छा, अब आ रही है? यस Yes, मैम। ma'am. हाँ, चलो अब 193 नंबर क्वेश्चन देखो। 193 बहुत इजी है। इसमें क्या क्या पूछ रहे हैं आपको?
कि निम्नलिखित में से राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, जरा देख के बताओ तो कौन राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं है? हरिशंकर भाबड़ा नहीं है। इस पे अब हरिशंकर जी। दिमाग, हाँ अब नहीं लगाना दिमाग, आगे चलते हैं। देखो राज्य सूची के अंदर कितनी है अभी, देखो इसका तो आंसर 61 है, लेकिन अभी राज्य सूची के अंदर 66 सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट है? 66 66 याद रखना। समवर्ती के अंदर 47 है। कितना है समवर्ती के अंदर? 47 अब है ना केंद्र के अंदर याद रखने बहुत आसान है, इस 4 को 9 बना दो। 97 किस में है आपके? केंद्र में। केंद्र के अंदर, ठीक है। तो पहले बताओ 66 किस में है सब लोग? राज्य सूची 47 किस में है? समवर्ती सूची और 97 किस में? केंद्र सूची। के अंदर। फिर आ जाओ 195। 195 नहीं करेंगे अपन। रेहाना किसकी चेयरमैन है अभी वर्तमान में? मॉडल रेहाना, बोल के बताओ। स्टेट कर वुमेन चुका कमीशन। हाँ, राजस्थान महिला आयोग की। तो ये फिर से वही घूम फिर के आया है। फिर देखो 197 पे आओ। कौन मुझे बता सकता है राजस्थान में कब कब है ना कौन कौन सा राष्ट्रपति शासन लगा है? कितनी बार लगा है, कब कब लगा है? कौन बताएगा मुझे? मोस्ट इजी क्वेश्चन है ये। 4 बार लगा है। 4 बार। सबसे पहले कब लगा था? कौन से ईयर में? 67 के बाद? 77, उसके बाद 80 80 और के बाद 92। 92 वाले में कौन सा केस शुरू हुआ था? हाँ, 92 में कौन सा केस आ जाता है? 92 में ये लगने के कारण कौन सा केस आता है? 1994 में बम्बई। वेरी गुड। एसआर बम्बई, एसआर बम्बई। SR 96 के समय आपका सीएम कौन था राजस्थान का? 1967 के समय सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया। जब ये पहला राष्ट्रपति शासन मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे तब लगा था। उस समय राजस्थान का लागू करते वक्त राज्यपाल कौन था? संपूर्णानंद हाँ, हटाते वक्त कौन थे? हुकुम सिंह हुकुम सिंह। फिर 1977 में कौन से मुख्यमंत्री थे? हरिदेव जोशी। राज्यपाल लागू करते वक्त कौन थे? वेदपाल त्यागी। वेदपाल त्यागी। उसके बाद हटाते वक्त कौन थे? रघुकुल तिलक रघुकुल तिलक थे। 1980 के अंदर कौन थे भाई रघुकुल मुख्यमंत्री? तिलक हाँ, और भैरव सिंह सेम रघुकुल तिलक और भैरव सिंह शेखावत। फोर्थ के अंदर जो थे ना, फोर्थ 1992 वाले में, उस समय राज्यपाल कौन सा था? एम चंद्रा। एम चन्ना रेड्डी। और हटाते वक्त कौन था? बालीराम भगत। बलिराम भगत। सही है, बिल्कुल। हाँ, आगे चलो। बलिराम भगत और भैरव सिंह शेखावत। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, राजस्थान का वह मुख्यमंत्री जिसने सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन झेला है, तो कौन होगा वो? भैरव सिंह शेखावत। बस बस बस। अब देखो राजस्थान विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो विधान परिषद हमेशा विधानसभा की कुल सीटों का 1/3 होता है। तो 200 का 1/3 कितना होता है? 66। 66। बस सिंपल। एच.डी. देवेगौड़ा। देखो वीपी सिंह और एच.डी. देवेगौड़ा जो ऐसे पीएम रहे हैं जो पीएम बनते वक्त एमपी नहीं थे। अब कल है ना ऐसी लिस्ट बना के लाना खुद से होमवर्क के तौर पे, और आते से मेरे को बतानी भी है, वरना अगले दिन क्लास लेना बंद कर दूंगी मैं। वो ये है कि आपको लिस्ट बना के लानी है कि ऐसे पीएम जो पीएम पोस्ट पर बैठते वक्त एमपी भी नहीं थे, वो कितने हैं और कौन कौन से हैं, कल बताना है मुझे। फिर देखो आज का लास्ट क्वेश्चन जो बहुत, हाँ हेलो, आवाज नहीं आ रही मैंने। अगला क्वेश्चन देखो, राज्यसभा की सीटों का आवंटन कौन सी स्केड्यूल में लिखा हुआ है? लास्ट फोर्थ क्वेश्चन आज शेड्यूल। का। फोर्थ शेड्यूल। हाँ, तो ये आज का पेपर पूरा हुआ। पिछले 2 पेपरों के क्वेश्चन 5 मिनट में पूछ रही हूँ। फिर कल जो बात बताइए वो आपको पढ़ के आनी है, ठीक है। फिर मुझे बताओ कि पहाड़ी भील को क्या बोलते हैं? फटाफट आंसर देते जाना, टाइम कम है। पालवी हाँ, पालवी। मैक्सिमम एसटी जनसंख्या कहाँ है? मैक्सिमस बांसवाड़ा। गलत। परसेंटेज नहीं पूछा मैंने, जनसंख्या पूछी है। उदयपुर कितनी है? कितनी है? 15.25। 15.25। वेरी गुड। मिनिमम एसटी जनसंख्या कहाँ है? बीकानेर कितनी है? 7.7K। हाँ, इंडिया की ट्राइबल पॉपुलेशन में राजस्थान का नंबर कौन सा है? 6। राजस्थान में एसटी का परसेंटेज कितना है टोटल पॉपुलेशन के अंदर? 13.48।
हाँ सही, सर ने परफेक्ट याद करने को बोला है। 13.5 13.48 भी याद कर सकते हो। 13.48 हाँ वेरी गुड। कच्छाबू कौन पहनता है भाई? भील महिलाएं, ठीक है। सावंत सिंह के समय प्रतापगढ़ में कौन सी आर्ट फॉर्म शुरू हुई थी? सावंत सिंह के समय थेवा, ठीक, करेक्ट। स्वर सागर बुक किसने लिखी है? चांद खां। चांद उस्ताद खां। चांद खां। हाँ उस्ताद चांद का, वेरी गुड, बहुत अच्छे। उसको उस्ताद और बना दो आप लोग बढ़िया तरीके से। फिर रणकपुर जैन प्रशस्ति में कुंभा की कौन सी उपाधि का वर्णन है? बोलो। हिंदू सुल्तान। हाँ। फिर CK फर्स्ट से लेके CS3 तक 18 दिनों तक चलने वाला राजस्थान का प्रमुख त्योहार गणगौर। तकड़ी और तगड़ी कहाँ का आभूषण है? कमर। अगर आपको ये ऑप्शन ये दे दे कि 1579 में सवाई राव माधो सिंह ने कोटा में कौन सा मेला शुरू किया था? दशहरा मेला। हाँ ठीक है। फिर मुझे बताओ कि एक्स ऑफिशियो मेंबर्स बताओ मुझे। मुख्यमंत्री कौन से 4 डिपार्टमेंट का एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है? मुख्य सचिव, एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, सामान्य विभाग, हाँ प्रशासन विभाग, और समन्वय समिति। प्रकोष्ठ व्यवस्था लागू करने वाला राजस्थान का मुख्य सचिव कौन रहा है? भगवंत सिंह मेहता। हाँ भगवंत सिंह मेहता। ऐसा मुख्य सचिव बताओ जो RPSC में मेंबर भी रहा है। ये फैक्ट आपको सर ने बताया था। सावंतलाल उज्ज्वल। ऐसा मुख्य सचिव जो है ना आपका कैग भी रहा है 13वां, और जिसको पद्म भूषण भी मिला है, राजीव वसुंधरा महेश्वरी। राजस्थान का एक ऐसा CM जिसके समय 2 महिला मुख्य सचिव रही हैं। हाँ। 2 बार मुख्य सचिव बनने वाले व्यक्ति कौन कौन से हैं? भगवत सिंह, CS राजन और के राधाकृष्णन। वैसे सीक्वेंस से याद रखें, के राधाकृष्णन, मोहन मुखर्जी, भगवत सिंह मेहता, CS राजन। राजस्थान में 1949 से मुख्य सचिव की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ठीक है। नहीं सही है, बिल्कुल सही है। 1949 से केंद्र सरकार कर रही है। 1956 से राज्य सरकार है। ठीक है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राजस्थान का पहला मुख्य सचिव? भगवंत सिंह मेहता। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त और ऑल ओवर राजस्थान का पहला मुख्य सचिव? ठीक है। सुब्रमण्यम भारती आपको क्यों याद आना चाहिए? आधुनिक तमिल साहित्य के अग्रदूत। वेरी गुड। 1 नवंबर, सही है। 1 नवंबर 1913 गदर पार्टी। गदर पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स बताओ मुझे। सरदार सिंह, करतार सिंह, लाला हरदयाल। हाँ लाला हरदयाल। ठीक है। फिर बाकी तो आप, हाँ, जालोर पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन दुर्ग के नेतृत्व में आक्रमण किया था, उस समय कानड़ देव के कौन से सामंत दुर्ग को बचाते बचाते शहीद हो गए थे? ओहो, देखो एक चीज है ना, हमेशा ध्यान रखना। अब आपको याद हो रहा है ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है और आपकी इच्छा होती है कि हम आंसर दे दें। इसे बोलते हैं हड़बड़ी। और आपको पेपर में हड़बड़ी नहीं करनी है। ये हड़बड़ी है ना, आपकी मेहनत खा जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें। पूरा क्वेश्चन सुने, भले ही आता हो फिर भी पूरा सुनना है, अच्छे से सुनना है, फिर सोच समझ कर क्या देना है, आंसर देना है। ये चीज जरूर गौर रखना। फिर हाँ, राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है 2001 से 2011 के बीच में? 21.4 ठीक है। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के 2 जिले जो सर्वाधिक जो 30% से ज्यादा दशकीय वृद्धि दर है। सही है। फिर धुंधुक परमार जो है, उनके समय दिलवाड़ा का आदिनाथ मंदिर किसने बनाया था? विमल शाह। तेजपाल ने दिलवाड़ा नेमिनाथ मंदिर कौन से शासक के टाइम बनवाया था? सोम सिंह। हाँ। फिर आबू के परमारों की जो मूल पुरुष हैं वो उत्पल राज है। ट्रू और फॉल्स? सोमराज है। वेरी गुड।
अगर 7 एक्स वांशिक ऑफिशियो। बोलेंगे तो हाँ सॉरी मैम। हाँ फिर मुझे ये बताओ 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ST वुमन हाँ डिसेबल्ड माइनॉरिटी हाँ वुमन ओबीसी चाइल्ड हो Children. गया ना। अब देखो रिवीजन भी करा दिया एक बार मैंने लगभग। अभी कल की क्लास में मिलेंगे, तब तक जो जो बात कही है वो याद रखना। कल अच्छा। मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू मैम। वेलकम, थैंक यू बाय। मैम, थैंक यू। वेलकम वेलकम वेलकम। Thank you. अभी देखो, जब तक मेरा थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल है तब तक तो 9:30 है। फिर हो सकता है मैं आधा घंटा आगे कर दूं, पर यार इतनी रात को तो किसी को कोई टाइम नहीं होता, मतलब इतना काम नहीं होता किसी को, तो एडजस्ट कर लेना टाइम, ठीक है। बाय। आपने अभी बोला था ना कि ऐसे पीएम की सूची बनानी है, तो एक बार दोबारा रिपीट कर दें क्या आपको क्वेश्चन? अच्छा हाँ, ऐसे पीएम की सूची बनानी है जो एमपी नहीं रहे हैं पीएम बनते वक्त। कुछ नहीं थे वो, ना एमपी थे ना एमएलए थे, कुछ नहीं थे, कुछ भी नहीं था उनके पास, रिजाइन दे के आए हैं। एमपी नहीं थे वो, ऐसे बनानी है जिनका एमपी नहीं थे वो, ठीक है। ठीक है। चलो बाय।